स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने किसी आव्यूह का व्युत्क्रम और उसके सेकेंडाइज निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम सारणिक और आव्यूह, क्योंकि आव्यूह और सारणिक दोनों मिले जुले हुए होते हैं, तो उनके अनुप्रयोग के बारे में सीखेंगे। तो इनका अनुप्रयोग में क्या होता है कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना। जैसे आपने 9th या 10th में आपने पढ़े थे रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो वहाँ हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे। जैसे a1x प्लस b1y बराबर कुछ c1 या a2x प्लस b2y बराबर c2। तो इन दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से और वज्रपनखंड विधि होती है उसके द्वारा हम इनको हल करते थे। उसी प्रकार से अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उनको भी हम इस विधि से हल कर सकते हैं, और यदि तीन चर वाले हैं जैसे x y z वाले हैं तो उनको भी इस विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, एक समीकरण निकाय। समीकरण निकाय का मतलब सिंपली दो या तीन समीकरण, जैसे दो चर वाले होंगे तो दो समीकरण होंगे, तीन चर वाले होंगे तो तीन समीकरण होंगे। तो इस तरह से ये पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। इसी तरह दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तीसरा है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये कोई रैखिक समीकरण है, इनको हम समीकरण निकाय भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ देखें x y z के ये जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1 एंड सो ऑन, इनको हम एक आव्यूह a के बराबर मान लें कि a आव्यूह कैसा है जिसके जो अवयव है वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 ये है। तो एक आव्यूह ये बन जाएगी। दूसरी आव्यूह x के लिए इसमें जो वेरिएबल दिए गए हैं, जो चर हैं कौन कौन से, जैसे x y z, उनको x बराबर हमने इस तरह का एक आव्यूह मान लिया x y z। यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो आव्यूह a है ये 3/3 का है, ये जो x आव्यूह है ये 3/1 का है जिसमें तीन रो है और एक कॉलम है। और इसी तरह इनके ये जो स्वतंत्र पद होते हैं या जिन्हें अचर कहते हैं, इनका एक आव्यूह अलग से मान लिया जाए b बराबर d1 d2 d3। ये भी हमारा यह कितने का होगा, 3/1 का होगा। ठीक है, तो हम इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे a वाला जो आव्यूह था उसे ऐसे लिख दिया जाए इंटू x वाला आव्यूह लिख दिया जाए बराबर ये b वाला आव्यूह लिख दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो आव्यूह के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा हो रखा है। ठीक है, और बराबर ये वाला आव्यूह है। यदि हम इनका गुणा करें, दो आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, तो इस फर्स्ट रो का जब हम इस फर्स्ट कॉलम में गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z। ठीक है, इसी तरह इसका फिर इसमें करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z, और बराबर ये जो जब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ देखें कैसा आव्यूह आएगा, ये है हमारा 3/3 का और ये है हमारा 3/1 का। तो ये वाला कैंसिल हो जाता है और जो आव्यूह बचेगा वो कैसा बचेगा, 3/1 का बचेगा। ठीक, और यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि जब हमने जैसे इसका गुणा किया तो इसका पहला अवयव क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, इस तरह से ये फर्स्ट एलिमेंट होगा जो इनका गुणा करके प्राप्त होगा। दूसरा एलिमेंट इस रो का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z, और ये आ जाएगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z। और ये आव्यूह इधर किसके बराबर लिखा हुआ है, d1 d2 d3। देखिए अब ये दोनों आव्यूह कैसे हैं, बराबर है, ये पूरा एक अवयव है, इसलिए ये भी 3/1 का है और ये भी 3/1 का है। तो आव्यूह वाले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कोई दो आव्यूह अगर समान है, बीच में चिन्ह कैसा लग रहा है, बराबर का,
इसका मतलब ये अवयव इसके समान है। तो इसका पहला अवयव ये जो पूरा है ये इसके बराबर होगा, इसका ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा। तो हमारे वही वाले जो समीकरण हमने माने थे कि a1x + b1y + c1z बराबर d1 हो जाएगा, ये वाला बराबर d2 हो जाएगा, ये वाला बराबर d3 हो जाएगा। तो यही समीकरण निकाय हमारा प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण निकाय को अगर हम आव्यूह के रूप में व्यक्त करना चाहें तो इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे इस वाले आव्यूह को हमने क्या कहा है, a कहा है, इसको x कहा है और इसको b कहा है। ठीक है, इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a × x = b के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये यहाँ तक तो ये वाली बात हो गई कि इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे समीकरण निकाय को हम आव्यूह के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इस टाइप से व्यक्त हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए आगे दो केस बनते हैं। पहले केस में क्या होता है, केस फर्स्ट, यदि यहाँ पे ये जो आव्यूह a है ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, जिसका कि हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अब व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, जब इसकी सारणिक का मान, आव्यूह ए जो हमने बनाया है इसकी सारणिक का मान नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब हमने सपोज कर लिया कि ये ए का मान कैसा है, नॉन जीरो है, तो ax = b, यहाँ से हम देखेंगे दोनों ओर हम a इनवर्स का गुणा कर दें। आव्यूह में जो हम गुणा करते हैं उसमें थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ax = b है, यदि हम इधर a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी हम इसी साइड में a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आव्यूह में हमेशा a × b ≠ b × a होता है। कभी कभी बराबर भी हो सकता है लेकिन हमेशा बराबर नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वो राइट हैंड मल्टीप्लिकेशन या लेफ्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन। यदि हम इधर राइट में, इधर हमने लेफ्ट में इंटू किया तो इधर भी हम लेफ्ट में इंटू करेंगे, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों ओर a इनवर्स से गुणा करने पर इधर हो गया a इनवर्स × ax, इधर a इनवर्स इंटू पहले से क्या था b। अब देखिए हम जानते हैं a इनवर्स × a किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। तो i × x = a इनवर्स × b, और i क्या है, इकाई तत्समक आव्यूह होता है। तो i का किसी भी आव्यूह में हम गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही एलिमेंट रहेंगे। तो क्या रहेगा यहाँ पे, x रह गया, x = a इनवर्स b आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखिए पता पड़ जाएंगी हमें। जैसे कि ये समझाने के लिए लिखा है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ दोबारा से। अब देखिए x = a इनवर्स b आ गया। x हमारा क्या था, जिसमें केवल x y z थे, इस तरह का था, x गीला हो गया। अभी यहीं तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अभी समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि जब x = a इनवर्स b आ जाता है, इसका मतलब क्या है, x तो देखिए हमारा इस तरह का आव्यूह था जिसमें x y z था, और a 3/3 का था, इसलिए इसका इनवर्स जो आएगा वो भी 3/3 का ही आएगा। और जो b था हमारा वो भी इस तरह का था, d1 d2 d3, ये भी 3/1 का है। ये कैंसिल हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पर जो एक आव्यूह बचेगा वो कैसा बचेगा, 3/1 का बचेगा। 3/1 का बचा, वो सपोज करिए यहाँ पे ये कोई L1 L2 L3 कुछ भी, कोई भी नंबर से इस टाइप से आ जाएंगे। अब ये आव्यूह हमारे किसके बराबर होगा, इसके। तो दोनों की समानता वाले नियम से क्या करेंगे तुलना, तो x का मान किसके बराबर हो गया, L1 के, y का मान किसके बराबर हो गया, L2 के, z का मान किसके बराबर हो गया, L3 के। इस तरह से x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं। और आंसर चेक करना हो तो जो समीकरण दे रखे थे उनमें x y z की वैल्यू लगा दें, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका आंसर ठीक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब देखते हैं जरा केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होता है, यदि
ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अर्थात ए का सारणिक जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, और जब ए का सारणिक 0 के बराबर होगा तो x इक्वल टू यहाँ पे 0, ये सब 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस समीकरण निकाय का कोई हल संभव नहीं होगा। अतः समीकरण निकाय का कोई हल संभव नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि जो आव्यूह है वो किस टाइप का ये बनना है, व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। अगर अव्युत्क्रमणीय है तो हम केवल ये लिख देंगे कि सारणिक ए इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल संभव नहीं है। और यदि ए का मान नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले, फिर इनवर्स निकालने के बाद इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लगा देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं इसके, जैसे पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बड़े थे, उसी वजह से इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बड़े होंगे। लेकिन आप कुछ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिए। दोनों टाइप के जो सवाल हैं, कुछ 2 चर वाले रैखिक समीकरण के होंगे तो छोटे हो जाते हैं, और कुछ 3 चर वाले हैं। एग्जाम में सवाल ये 100% आता ही आता है। बोर्ड के एग्जाम में 100% सवाल मिलेगा और कम से कम 6 नंबर का सवाल मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमें समीकरण को हल नहीं करना है, केवल हमें यह पता करना है कि जो समीकरण निकाय दे रखी है ये संगत है या असंगत है। तो जैसे अभी बताया था उसमें संगत असंगत के लिए क्या होता है, एक बार फिर से ये लिख दिया है, इसको ढंग से देख लें। केस फर्स्ट, यदि आव्यूह ए का सारणिक का मान नॉन जीरो है, 0 के बराबर नहीं है, तो हल अद्वितीय होता है। और इस कंडीशन में समीकरण निकाय कैसे कहलाती है, संगत कहलाती है। इसे ध्यान दें। ठीक है, यदि ए का मान जो हमारा सारणिक बनेगी, उस सारणिक का मान अगर 0 नहीं है तो हमारा समीकरण निकाय संगत कहलाएगा, या उसको हल के रूप में कहते हैं तो अद्वितीय हल होता है। केस सेकंड में, यदि सारणिक ए इक्वल टू 0 है, तो हम यहीं से कह सकते हैं कि जो समीकरण निकाय होगा वो असंगत होगा। लेकिन उसमें भी 2 केस और आ जाते हैं, अगर डिटेल में पूछा जाता है तब के लिए है, और अगर संगत असंगत केवल ज्ञात करना हो तो उसमें सीधा सीधा हम यहीं से बता सकते हैं। यदि ए का मान 0 है और उन्होंने और डिटेल में पूछ लिया कि हल कैसा होगा, क्योंकि एक तो हल होता है अद्वितीय हल होगा, एक होता है कोई हल संभव नहीं होगा, और एक होता है जब अनंत हल संभव होते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में डीप में जाने के लिए है, यदि एडजॉइंट ऑफ ए, जो ए हमारी सारणिक थी और आव्यूह भी रही होगी, तो उसका हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे इनटू बी का मल्टीप्लाई करें, और ये नॉन जीरो आ जाए। यहाँ पे ये क्या है, शून्य आव्यूह, इसका ये आव्यूह 0 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तथा निकाय कैसा कहलाता है, असंगत निकाय कहलाता है। एक यहाँ पे ये वाली बात अलग से निकल के आ रही है कि कोई हल नहीं होता है। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आव्यूह के बराबर आ जाए तो निकाय संगत भी होगा या असंगत भी होगा, दोनों तरह के केस हो सकते हैं। और निकाय के क्या होता है, अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, इसमें दोनों केस आ जाते हैं। तो इस तरह से हमें संगत असंगत के लिए केवल सारणिक ए का मान नॉन जीरो और सारणिक ए का मान 0, इतने में ध्यान रखेंगे। जब डीप में पूछा जाएगा या पूछा जाए कि कोई हल नहीं है या अनंत हल होंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
इसमें केवल यही पूछा गया है कि इसके बारे में ये बताना है कि ये समीकरण क्या है, संगत है या असंगत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी आव्यूह बनाएंगे कि इसको आव्यूह के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1, तो आव्यूह a इजिकल टू हम कहेंगे ये एक्स वाई के कोफिशिएंट जो है 1 2 2 3 ये हो गया। ठीक है, और x इजिकल टू को हम जानते हैं कि यहाँ पे दो चर है केवल x और y, और b बराबर हो जाएगा 2 और 3। अब क्योंकि हमें केवल क्या देखना है, संगत और असंगत देखना है, तो हम इसकी आव्यूह a का sin एक का मान निकालें 1 2 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें, इसको हल करना पड़ेगा, 3 1 3 -2 2 4 बराबर माइनस कर दो। चूंकि sin ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अतः समीकरण निकाय संगत होगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में इतना ही करना। एक क्वेश्चन देखेंगे हम जो 3/3 का होगा। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक दे रहे हैं, बाकी आप करके देखेंगे। और अगर कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे या इसके कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, समीकरण लिखे हो 3x - y - 2z बराबर 2 और 2y - z -1 और 3x - 5y बराबर 3। ठीक है, तो इसमें एक चीज तो हमें ये दिखाई दे रही है, जैसे दूसरे समीकरण में y और z वाली है, x वाला पद नहीं है। तो आप जानते हैं कि हम इसको x वाला दिखाना चाहें तो 0 × x प्लस ऐसे करके दिखा सकते हैं। इसका मतलब x का गुणांक दूसरे वाले समीकरण में क्या है, 0। इसी तरह इसमें z वाला नहीं है तो हम इसे 0 × z करके लिख सकते हैं, तो इसमें z का गुणांक 0 है। अब आप इसमें a बनाएं, a में क्या होगा, x y z के गुणांक 3 -1 -2 0 2 -1 और ये 3 -5 और ये 0, ये हो गया। x देखेंगे x y z और b 2 -1 और 3। अब यहाँ पे हम एक ही सारणिक का मान निकालेंगे पहले। ठीक है, तो यही से निकाल दे रहे हैं सारणिक ऑफ ए, इसको बोलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 3 ये वाला बंद 0 -5 और -1 का गुणा, माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वजह से माइनस ही रहेगा। माइनस फॉर्मूले वाले ले रहे हैं और ये पहले से ही माइनस है, -1। अब देखिए इसको बंद करें, ये 0 -3 एकम 3 -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, -2 इसको बंद करें 0 और ये 3 दूनी 6 3 का गुणा करें माइनस के 15 माइनस प्लस हो जाएगा 1 और 3 का गुणा करें प्लस के 3 और देखिए -2 और -6 का गुणा करेंगे प्लस के 6 दूनी 12। यहाँ पे क्या आ रहा है -15 + 15 बराबर 0। इसका मतलब सारणिक ए का मान क्या है, 0, अतः इसका हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं है, हम यहाँ से ही कह सकते हैं कि इसका जो समीकरण निकाय होगा असंगत होगा। ठीक है, लेकिन अब बुक में दे रखा है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एडजॉइंट ए × बी इसका मान क्या आता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए आप निकाल के देख सकते हैं, वैसे मैं यहीं से लिख दे रहा हूं। अतः समीकरण निकाय असंगत होगी।
ठीक है। और किताब के हिसाब से अगर आप देखें तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे और ये एक शून्य अवयव आएगा, शून्य अवयव आएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट आप निकालना जानते हैं, निकाल के देख सकते हैं, देख लेना। अब आगे एक आध क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें कि एक्स वाई जेड के मान निकालने होते हैं, ठीक। और इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। असंगत, ठीक, उतार लीजिए। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि द्वारा हल कीजिए। तो इस तरह से ये 7-8 क्वेश्चन है और जैसे आपको पता ही है क्वेश्चन ही काफी बड़े होते हैं। तो एक में 2 चरों वाले समीकरण को हल करूंगा यहाँ और एक 3 वालों को हल करूंगा, ठीक है। बाकी फिर आप करके देखेंगे। तो पहले इसको हल करते देखिए। ए आव्यूह जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएगा, 5 2 7 3। कैसे बनाते हैं, एक्स वाई, पहली रो पहले समीकरण के एक्स और वाई के गुणांक, दूसरी रो दूसरे समीकरण के एक्स और वाई के गुणांक। ये ए बना दी। एक्स जो हमारे चर हैं एक्स और वाई उसका इस तरह से लिखेंगे, और बी जो हमारे अचर पद है, स्वतंत्र है, 4 और 5। और इसमें बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि x = A 1 B होता है, ठीक है। डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A 1 निकालना पड़ेगा और A 1। अब A 1 निकालने इससे पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसकी सारणिक का मान। तो इसकी सारणिक क्या बनेगी, 5 2 7 3। तो 5 3 15 -7 2 14 = 1। चूंकि सारणिक ऑफ A ≠ 0 इसलिए हल संभव है, ठीक है। इसका मतलब हम इसे आगे हल कर सकते हैं, इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं। अब A 1 निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट। और एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स को हमने क्या कहा था, A11। और A11 कैसा होता है, पॉजिटिव, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो A11 निकालने के लिए हमने इस पहली रो और पहले कॉलम को बंद कर दिया। पहली रो बंद हो गई, पहला कॉलम बंद हो गया, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A12 ये माइनस का होगा, प्लस का माइनस, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बचेगा। और A21 ये भी माइनस का होगा और 21 के लिए इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो ये 2 बचेगा। और A22 ये प्लस का होगा, जब इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक। अब हम लिखेंगे पहले एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, या एडजॉइंट लिखने से पहले हम सहखंडों का, यानी क्या कहते हैं, सहखंड, कोफैक्टर्स का आव्यूह। ये हमारा क्या आव्यूह बनेगा, A11 की वैल्यू आई 3, A12 की आई -7 और A21 की आई -2 और इसकी आई 5, ठीक है। अब लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है, सहखंडों के आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। और यहीं पे बराबर ऐसे लिख दो, इसका परिवर्त करना है। ये जो आव्यूह आ गया इसका परिवर्त करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो जो है उसे फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया,
सेकंड रो जो है उसे सेकंड कॉलम बना दिया। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इसकी साढ़िक। तो यहाँ देखिए इसकी साढ़िक का मान आया था 1, तो 1 का डिवाइड करने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/1 और 3 -2 -7 5, तो क्यों 1 का डिवाइड करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा 3 -2 -7 5। अब देखिए हमने ए इनवर्स निकाल लिया। पिछली एक्सरसाइज में भी ए इनवर्स निकालना है, हर एक्सरसाइज में यही ए इनवर्स ही निकालना है। इसको सपोज करो हम कहते हैं पहले समीकरण नंबर 1, तो हम सीधे समीकरण नंबर 1 में मान लगाएंगे। समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, तो x क्या है, इस तरह का भी था हमारा ए इनवर्स, हमने ये निकाला, और b क्या है 4 and 5। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों आव्यूह का करेंगे गुणा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 3 चौक 12 और प्लस 5 दूनी 10 कैसे आएंगे माइनस के। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो यही वाला कॉलम, 7 चौक 28 माइनस के आएंगे और 25 प्लस के आएंगे, बराबर हम यहीं पे लिख दें 12 - 10 2 बचे और ये माइनस के 3 बचे। अब देखिए ये वाला आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। कोई भी दो आव्यूह अगर बराबर होते हैं तो संगत एलिमेंट्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू हो गई माइनस के 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब सवाल ये बड़े होते हैं, सावधानी के द्वारा करने। ये तो केवल 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है, एग्जाम में जो आता है वो जनरली 3 वाला ही आता है। ठीक, तो सावधानी के साथ करना है और बाद में अपना आंसर भी चेक कर लेना है। जैसे इनमें से कोई सा भी समीकरण ले लो आप, जैसे 5x + 2y = 4, इसमें x और y के ये वाले मान हम लगा दें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड 4 आ जाए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो देखिए 5 × 2 + 2 × -3, तो 5 दूनी 10 3 दूनी 6 माइनस के बराबर आ गया 4। तो जो दे रही थी आ गई, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखेंगे 3 चरों वाला। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 3 चरों वाला समीकरण है। 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4 और 3x - y - 2z = 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लिखें a x को किस प्रकार से लिख सकते हैं, यह डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। a क्या होगा 3 2 3 1 - 2 1 3 -1 -2, ये तो हो गया हमारा a। ठीक है, और x क्या होगा, वही x y और z, और b होगा हमारा 5 -4 और 3। और इसको उसी प्रकार से हम कैसे नोट कर सकते हैं, ax = b, तो x बराबर क्या होता है a इनवर्स b। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना है। और उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारणिक ऑफ a निकालना पड़ेगा। सारणिक के लिए 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2,
डायरेक्ट कमान निकालें, 2 इंटू, देखिए 2 दूनी 4 प्लस के -1 इंटू 1, माइनस का बनाएगा इससे प्लस 1 हो जाएगा, -3, ये वाला 1, 2 एकम 2 माइनस के, 2 एकम 2 माइनस के और 3 एकम 3 माइनस और +3, ये वाला 1 इंटू 1 -1 माइनस 3 दूनी 6, माइनस के आ रहे हैं इसकी वजह से हो जाएंगे प्लस। ये देखिए 2 इंटू 5 -3 इंटू माइनस के 5 और प्लस के 3 इंटू प्लस के 5, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस, 5 के 15 और ये भी 15 प्लस के 15 15 30 और 10 40, ठीक है। तो क्या हुआ, साढ़े ऑफ a इजिकल टू 40 और हम यहाँ लिखेंगे इज नॉट इजिकल टू 0, इसलिए हल संभव है और संभव है तो ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर्स निकालने, a11, यहीं से देखें, यहीं से मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पहले बड़ी आसानी से लिख करके पूरा सॉल्व करके निकालें, जब 2-1 सवालों में सॉल्व करके निकाल लें फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो a11 कैसा होता है, पहला हमें प्लस का होता है, इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 प्लस के माइनस माइनस प्लस बराबर कितना हो गया 5 आ गया, और यहाँ पे ये वाले जो आए हैं ना यही आ रहे हैं, जैसे a12, केवल चिन्ह आप अपनी तरफ से लगा दो कि 12 कैसा होगा, माइनस का होगा, और इसको बंद करेंगे तो जो अभी हमने निकाला था वो ये आया 2 एकम 2 माइनस के और माइनस के 3 तो माइनस के 5, और माइनस ये पहले से होता है इसलिए +5 हो जाएगा, a13 और ये प्लस का होगा, इसको बंद करेंगे तो देखिए 1 इंटू 1 माइनस का ये लिखा हुआ, और 3 दूनी 6 माइनस के, लेकिन 1 माइनस और होता है तो कितना हो जाएगा प्लस का 5, a13 हो गया। अब निकालेंगे a21, अब देखिए 21 कैसा होगा, प्लस माइनस, तो माइनस लगा दें और इसको बंद करेंगे, 21 का मतलब ये वाला 1 और ये 1, तो क्या हो जाएगा 3 3 -1 -2, तो 3 दूनी 6 माइनस की